नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके थर्ड चैप्टर में से हमने एक आसान सा टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु। देखिए, ये एक्चुअल में है क्या, एक विद्युत परिपथ है, विशेष प्रकार का विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु नामक परिपथ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बहुत सारे प्रतिरोध यूज में लेते हैं, बट अब उस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो उस प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर काम करता है मीटर सेतु। उस मीटर सेतु की सहायता से भी हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से भी ज्ञात कर सकते हैं, मीटर सेतु से भी ज्ञात कर सकते हैं। मीटर सेतु हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी बनावट यहां पर समझने वाले हैं, इसका सिद्धांत यहां पर समझने वाले हैं, ये कैसे काम करता है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, हम प्रतिरोधक तारों के रूप में मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। मिश्र धातुओं से हम प्रतिरोधक तार बनाते हैं। ये कोई प्रतिरोध है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। और जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि ये अज्ञात है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इस रेजिस्टेंस का मान हमें नहीं पता, अज्ञात प्रतिरोध है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करें? इसमें से धारा बह रही है, इसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया, बट इसका मान नहीं पता। है तो सही, प्रतिरोध है, पर उसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का निर्माण किया गया और निर्माण करता थे CF व्हीटस्टोन। जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और इस विशेष प्रकार के परिपथ का निर्माण किसने किया? CF व्हीटस्टोन ने 1842 में कर लिया था। देखिए, इसके बारे में मैं पुट कर देता हूं। यह एक विशेष प्रकार का परिपथ है, विशेष प्रकार का परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अज्ञात का मतलब है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसका मान हमें नहीं पता, तो उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, उसकी मान कितना है ज्ञात करने के लिए इस परिपथ का प्रयोग करते हैं। इस परिपथ को बनाया किसने? सर्वप्रथम बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसका नाम है CF व्हीटस्टोन और उन्हीं के नाम पर इस परिपथ का नाम पड़ा है व्हीटस्टोन सेतु। तो बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है CF व्हीटस्टोन। इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी जो बनावट होती है वो क्या होती है? बनावट देख लीजिए कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिनमें से 3 ज्ञात प्रतिरोध तथा 1 अज्ञात प्रतिरोध होता है। देखो, इसकी बनावट समझिए, व्हीटस्टोन सेतु की बनावट। बनावट में मैं कोई लैंग्वेज पुट नहीं करवा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही आप लोगों को समझना है, याद करना है। देखिए क्या होता है, इसमें एक चतुर्भुज है और उसकी चारों भुजाओं पर 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। उसकी चारों भुजाओं पर कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं।
इस तरीके से संयोजित है। क्लियर? इनको मैं नाम दे देता हूं ए, इस बिंदु को नाम देता हूं बी, इसको सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी। आप भी ये नाम फिक्स कर लीजिए, इसी तरीके से ही रखने हैं, इसमें कोई चेंजेज नहीं करने हैं। ए और सी के मध्य, ये जो ए और सी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बिंदु ए है, इसको संधि बिंदु लीजिए। संधि बिंदु ए और सी के मध्य हम एक सेल विद्युत वाहक बल स्रोत यहां पर संयोजित कर देंगे, साथ में एक कुंजी यहां पर संयोजित कर दी जाएगी। चाहे तो आप यहां पर धारा नियंत्रक जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ें तो भी चल जाएगा। देखिए ए और सी के मध्य हम क्या कर रहे हैं, एक विद्युत वाहक बल स्रोत E, इसका विद्युत वाहक बल है E और ये यहां पर कुंजी है K1। क्लियर? बिंदु B और D के मध्य हम एक धारा मापी, यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, एक धारा मापी। ये यहां पर है एक कुंजी और इस कुंजी को हम नाम देते हैं K2। देखिए दोस्तों, यहां पर A और B के मध्य लगे प्रतिरोध को हम P से, B और C के मध्य लगे प्रतिरोध को Q से, और A और D के मध्य लगे प्रतिरोध को R से, और C और D के मध्य लगे प्रतिरोध को S से पुट कर देते हैं, और जहां S अज्ञात प्रतिरोध लेकर चलेंगे। देखिए एक बार इस सर्किट को अच्छे से समझना है आप लोगों को। देखिए पहले तो मैं आपको सबसे सिंपल कुंजी का मतलब क्या है, ये एक स्विच है। कुंजी की ये यहां पर स्विच की भांति काम करता है। ये तांबे की बनी होती, एक वायर इधर से संयोजक तार लगा है, इधर से संयोजक तार लगा है। आप जब लैब में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये कैसे बनी होती है। ये इस तरीके से बनी होती है, ये प्लास्टिक का पार्ट होता है और उसके ऊपर ये दो तांबे के भाग लगे होते हैं, बीच में इस तरीके से स्पेस होता है ऐसे, और एक यहाँ पर इस तरीके की डॉट होती है। ये वाला हिस्सा उसका प्लास्टिक का होता है, ये यहाँ से ये तांबा है, ये यहाँ पर तांबा है। तो इस डॉट को जब आप यहाँ पर डाल दें, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। एक वायर इधर से जुड़ा होता है, एक वायर इधर से जुड़ा होता है। तो ये वाला वायर यहाँ पर है, ये यहाँ पर डॉट जब नहीं लगी है, तो ये यहाँ पर जब नहीं लगी होती है तब ये खुला होता है और यहाँ से करंट फ्लो नहीं होती। जैसे ही इस डॉट को इसके अंदर लगा देंगे, जैसे ही लगा देंगे तो इसमें यहाँ पर इस तरीके का निशान आ जाएगा। ये डॉट आ गई, इसका मतलब ये स्विच ऑन की स्थिति है। यदि यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये स्विच ऑफ की स्थिति है। तो ये कुंजी इस तरीके से होती है जिसमें दो तांबे के भाग होते हैं, बीच में एक डॉट लगाई जाती है। डॉट जैसे ही लगा देंगे, इसमें फंसा देंगे इस डॉट को, तो ये इसको और इसको कनेक्ट कर देगी, और जैसे ही कनेक्ट होगी तो इसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगा। डॉट को निकालेंगे तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो स्विच ऑफ की स्थिति होगी। जैसे ही डॉट डालेंगे स्विच ऑन की स्थिति होगी। तो कुंजी का मतलब क्या है? कुंजी का अर्थ यह है कि वो किसी विद्युत परिपथ में जो धारा है उसको स्थापित करने में और उसको विच्छेद करने के लिए यूज में लेते हैं। कि स्थापित करनी हो तब डॉट लगा दीजिए, और विच्छेद करनी हो, बंद करनी हो, धारा प्रवाह बंद करना हो, स्विच ऑफ करना हो, तो डॉट को निकाल दीजिए। कुंजी समझ में आ गई आप लोगों के? क्लियर। बैटरी या सेल, देखिए सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये यहां से ऊर्जा प्रदान करता है पूरे परिपथ को। इसमें इस तरीके का इसका प्रतीक चिन्ह होता, बड़ा वाला हिस्सा पॉजिटिव, छोटा वाला हिस्सा नेगेटिव, और इसके विद्युत वाहक बल को हमने यहां पर ई से लिखा है। कुंजी को अंग्रेजी में की कहा जाता है, इसलिए इसको के से पुट कर रहे हैं। तो यहां ये दोनों प्रतीक चिन्ह आप लोगों को समझ में आई गए। आप जानते ही हैं कि प्रतिरोध को हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस है, P है, Q है, R है और S है। अब देखिए इस P का मान हमें पता है, Q का पता है, R का पता है, S का नहीं पता। देखो 3 रेजिस्टेंस आपको पहले से पता है, ऑलरेडी उनके मान आप जानते हैं। तब आप चौथे प्रतिरोध का जो अज्ञात प्रतिरोध है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में इस रेजिस्टेंस का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसके साथ में आप यहां पर देख रहे हैं कि एक बीच में हमने यहां पर कैपिटल G लगाया है, और ये एक अन्य कुंजी है। ये तो कुंजी इसी की भांति काम करती है।
बट ये इससे अलग है। दोनों का हमने नामकरण कर दिया है। इसको हमने K1 नाम दिया है, इसको K2 नाम दिया है। ये क्या चीज है? धारा मापी इसको कहेंगे, अंग्रेजी में इसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। देखिए इस तरीके से ये सर्किट में जुड़ा होता है। ये धारा मापी या गैल्वेनोमीटर कहलाता है। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, अंग्रेजी में इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तत्पश्चात इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दिखने में कैसे होता है, क्या काम करता है वो देख लीजिए। जितना बड़ा मैंने बनाया है इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। ये यहां पर 2 टर्मिनल लगे होते हैं। यहां पर कितने टर्मिनल लगे होते हैं? इसमें जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो इसमें एक यहां पर रीडिंग देखने के लिए इधर एक संकेतक लगा होगा, इधर यहां पर पाठ्यांक लिखे होते हैं। देखिए धारा मापी की सहायता से हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? धारा की दिशा। धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। कक्षा 10 में आप एमीटर पढ़ चुके हैं। एमीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जबकि धारा मापी की सहायता से हम विद्युत धारा का संसूचन करते हैं। संसूचन का मतलब पता लगाते हैं कि वह धारा किसी सर्किट में बह रही है या नहीं बह रही। इसका पता किससे लगेगा आपको? धारा मापी की सहायता से। कौन सी दिशा में धारा बह रही है यह भी हम धारा मापी की सहायता से पता लगा सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया? अब देखो तो ये किस तरीके से काम करता है। इसको किसी परिपथ में जिस शाखा में धारा आपको ज्ञात करनी है, संसूचन करना है, दिशा ज्ञात करनी है, उस शाखा में श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। दिखने में कैसा होता है? इस तरीके की घड़ी नुमा संरचना होती है। इसकी सुई जब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती तो बीचों बीच होती है, 0 होता है। इधर इसमें पाठ्यांक लिखे होते हैं 10, 20, 30, इधर भी 10, 20, 30 इस तरीके से लिखा होता है। अब देखिए यदि इस घड़ी में एक तरफ विक्षेप आता है, इसका मतलब इसमें से इस दिशा में धारा बह रही है। दूसरी तरफ विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब विपरीत दिशा में धारा बह रही है। एक तरफ विक्षेप तो उसमें से धारा की दिशा एक तरफ, दूसरी तरफ विक्षेप तो धारा की दिशा अपोजिट हो गई है। क्लियर? तो जब इसमें विक्षेप नहीं आ रहा है तो ये घड़ी शून्य पर रहेगी। उस स्थिति को हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे। शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप का मतलब है इस धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, उस शाखा में से विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा। और यदि इस धारा मापी में किसी भी एक साइड में विक्षेप आ रहा है, विक्षेप का मतलब है ये यहां पर एक सुई लगी होती है, संकेतक। वो संकेतक इस तरीके से दोनों तरफ विक्षेपित होने के लिए स्वतंत्र होता है। यदि बीचों बीच है, बीचों बीच ऊपर ही ऊपर 0 होता है, ऊपर ही ऊपर 0 है, 0 की स्थिति में रहती है, इसका मतलब है शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप का मतलब सर्किट में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही। और यदि एक तरफ विक्षेप आ रहा है तो इधर धारा बह रही है, दूसरी तरफ विक्षेप आ रहा है तो इधर धारा बह रही है। क्लियर? तो धारा मापी का काम क्या है विद्यार्थियों? धारा का पता लगाना, उसकी दिशा का पता लगाना। और जब उसमें शून्य विक्षेप होता है इट मीन्स उसमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, उस शाखा में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो धारा मापी आप लोगों को समझ में आ गया। ये मैंने जो वेडस्टोन सेतु का परिपथ बनाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसकी परिपथ की बनावट मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि वेडस्टोन सेतु के अंदर एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं पर P, Q, R, S प्रतिरोध लगे होते हैं। चतुर्भुज का नाम है ABCD। और इस चतुर्भुज के बिंदु A और C के मध्य एक सेल और एक कुंजी K1 लगी होती है, और संधि B और D के मध्य एक धारा मापी और एक अन्य कुंजी K2 लगी है। यहां पर प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बनावट आप लोगों को समझ में आ गई? आ गई ना विद्यार्थियों? अब देखो तो ये कैसे काम करता है, वेडस्टोन सेतु कैसे काम करेगा, इसमें इसका जो सिद्धांत है वो क्या होगा।
देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां से ये हमारे पास में सेल है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। इस सेल से जो विद्युत ऊर्जा क्रिएट होती है वो आवेशों को प्रवाहित करती है, धारा प्रवाहित होती है। विद्युत ऊर्जा से क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। तो यहां से प्रवाहित होगी धारा। तो यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, धारा I प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा बह रही है? I। ये जो धारा I है यहां से चलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से चलती हुई जाएगी और इस टर्मिनल पर आ जाएगी। इस संधि के ऊपर इसके पास में दो ऑप्शन आ गए, क्योंकि एक तो ये B की तरफ जाएगी, एक हिस्सा इसका D की तरफ जाएगा। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। हम कंसीडर का मतलब है मानना, कोई फिक्स नहीं है। हमने मान लिया कि इधर से कितनी धारा बह रही है? I1 बह रही है, और इधर से कितनी धारा बह रही है? I2। तो आप ये बताइए कि यहां पर हम लगा देंगे किरचॉफ का नियम। बिंदु ए के ऊपर हम क्या लगा दें? किरचॉफ का नियम लगा दें। तो आप देखेंगे किरचॉफ के पहले नियम से इस संधि पर आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। तो जो I है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। I क्या है? I1 प्लस I2 के बराबर है। देखो, मैं इस सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं पुट करता जाता हूं कि सेल जो E है, सेल E से धारा I प्राप्त होती है, धारा I प्राप्त होती है। ये आपको लैंग्वेज भी ध्यान में रखनी है। I धारा प्राप्त होती है। यह बिंदु A क्या है? संधि बिंदु है। A पर I1 व I2 में बंट जाती है, विभक्त हो जाती है। आप यहां से देख भी सकते हैं कि ये जो I है वो I1 प्लस I2 दोनों के योग के बराबर है। यहां से जो I चली थी, धारा I, वो इसके दो भाग हो गए। एक भाग ऊपर जा रहा है, एक भाग इधर जा रहा है। तो I1 और I2 दो टुकड़ों में इसका विभाजन हो गया है। I बराबर आ गया I1 प्लस I2। क्लियर? अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो धारा I1 और I2 है, ये जैसे I1 यहां पर पहुंच गई, इसमें से होती हुई यहां पहुंच गई। अब इसके पास में फिर से दो ऑप्शन है। फिर से इसके पास में कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है कि ये एक हिस्सा इसमें से जाए और एक हिस्सा इसका इसमें से जाए। तो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि I3 इसमें से जा रही है। ये जो G है, धारा मापी है, इसमें से कितनी धारा जा रही है? I3। इसमें से मैंने कंसीडर कर ली है कि कितनी धारा जा रही है? I3 इसमें से बह रही है। तो इधर कितनी जाएगी ये बताइए? I1 इधर से आ रही, I3 इधर चली गई, तो इधर कितनी बची? देखो, I तो इस पर कितनी, इस बिंदु पर I1 चली गई, कितनी? I3। तो इधर रह गई है I1 माइनस I3। I1 माइनस I3। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कि इधर से I1 आई और I3 इधर चली गई, तो इधर कितनी बची? I1 माइनस I3 बच गई। क्लियर? अब देखिए, यहां से जो I3 आ रही है वो इस I2 में आकर मिल जाएगी। ये I2 इधर आ रही है, I3 इधर से आ रही है, दोनों मिलकर यहां पर क्या बनाएगी? I2 प्लस I3। अब देखो, यहां से I1 माइनस I3, यहां से I2 प्लस I3, तो इधर क्या बचे बनेगी? ये इन दोनों का जोड़ कर दो। जोड़ करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये तो है माइनस में I3, ये प्लस में I3, तो ये I1 प्लस I2 बच गया जो कि I के बराबर है। तो इधर से तो कितनी धारा बह रही है? I बह रही है। तो इस परिपथ के अंदर जो धाराएं हैं वो किस तरीके से प्रवाहित होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों के सामने रखी है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें धारा का किस तरीके से विभाजन होता है। यहां से तो ठीक है कि धारा I चली, ये यहां भी ठीक है कि I1 और I2 में टूट गई। अब ये जो बिंदु B है, इस पर हमने दिखाया कि I3 नीचे आती है। I3 धारा मापी में B से D की ओर बह रही।
ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है। देखो यहां से जो धारा I2 इधर है, ये भी तो I2 का हिस्सा भी तो इधर जा सकता था। कोई जरूरी थोड़ी है I1 का हिस्सा I3 ही इधर आए, I2 का एक हिस्सा इधर भी तो जा सकता था। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो कि B से D की ओर इसमें से धारा बहेगी या D से B की ओर धारा बहेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है बिंदु B और बिंदु D के विभव पर। दोनों बिंदुओं का विभव कितना है? अब देखो इस बात को समझना कि जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु का विभव ज्यादा, बिंदु B का विभव ज्यादा, बिंदु D का विभव कम, तो हम ये जानते हैं कि जो धारा का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो धारा किधर बहेगी? इधर से इधर की ओर बहेगी। क्लियर? और जब इस बिंदु का विभव ज्यादा, इस बिंदु का विभव कम, तो ये जो धारा I3 है वो इधर से इधर जाएगी और इसमें से I2 में से I3 घटेगी और इधर I1 प्लस I3 हो जाएगी। पर मैंने एक कंडीशन आप लोगों के सामने रख दी है। क्लियर? एक तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि बिंदु B और D का विभव समान हो। बिंदु B और D का विभव क्या हो? समान, एक समान हो। और जब बिंदु B और D का विभव एक समान होता है, एक समान होता है, तो जो धारा है वो इस धारा मापी में से बहेगी नहीं। दो बिंदुओं के मध्य का विभव, मतलब दो बिंदुओं का विभव समान, दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर यदि 0, तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ही नहीं होगा तो उनके मध्य धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। क्लियर? तो बिंदु B और D का विभव यदि एक समान होता है तो धारा मापी में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, धारा मापी में शून्य विक्षेप आएगा। शून्य विक्षेप का मतलब है कि उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर? अब देखो तो मैं यहां पर वही तीनों कंडीशन पुट कर देता हूं कि भाई I1 और I2 के अंदर टूट गई है। अब देखो बहुत कुछ पुट करना होता है इस में कि भाई यहां पर विभव ज्यादा, यहां पर विभव कम, तो धारा I3 ऊपर से नीचे जाएगी। मैं शॉर्ट में पुट कर रहा हूं कि यदि बिंदु B का जो विभव है वो बिंदु D के विभव से ज्यादा है। देखो एक कंडीशन आ गई है ये कि बिंदु B का विभव ज्यादा, बिंदु D का विभव कम, तो धारा किधर बहेगी? B से D की ओर प्रवाहित होगी। B से D की ओर प्रवाहित होगी। B से D की ओर प्रवाहित होगी और धारा मापी में एक तरफ विक्षेप आएगा और धारा मापी में एक तरफ, और वो एक तरफ हम मान लेते हैं कि भाई दाईं तरफ विक्षेप आया। कौन सी तरफ आया विक्षेप? एक तरफ विक्षेप। विक्षेप का मतलब समझ रहे हैं विद्यार्थियों? एक तरफ विक्षेप आएगा। विक्षेप का मतलब है कि इसके अंदर एक सुई लगी होती है। धारा मापी में क्या लगी होती है? एक सुई। और जब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती तो वो शून्य पर रहती है, और जब धारा प्रवाहित होती है तो वो इस तरीके से विक्षेपित होती है। जिधर धारा प्रवाहित होगी उस दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। क्लियर? तो इस कंडीशन में धारा B से D की ओर बहेगी, ऊपर से नीचे। इस डायग्राम में ऊपर से नीचे। क्लियर? फिर देखिए कि यदि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बिंदु B का विभव कम हो, बिंदु D का विभव ज्यादा हो। अब की बार बिंदु D का विभव क्या है? इसका वोल्टेज है ज्यादा और इसका वोल्टेज है कम। हम ये जानते हैं कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो देखिए मैं यहां पर इस I3 को अब यहां से हटा देता हूं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं I3 को दिखाता हूं। इस बिंदु का विभव ज्यादा, तो इधर धारा बहेगी I3। ये जो धारा I3 है इसकी डायरेक्शन होगी नीचे से ऊपर की ओर। अब यहां से I2 आई, I3 इधर चलेगी, तो इधर कितनी बची? I2 माइनस I3। अब यहां से I3 इधर चलेगी, I1 इधर आ रही है, तो इसमें से कितनी जाएगी? देखो I1 तो इधर से आ रही है, I3 इधर से जा रही है, तो ये दोनों मिलकर इधर कितनी बनाएगी?
I1 प्लस I3 बनाएगी। अब देखो इधर से आ रही है I1 प्लस I3, इधर से आ रही है I2 प्लस I3, इन दोनों का जोड़ कर दो। तो देखो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये तो माइनस में तो I3, ये प्लस में I3, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये I1 बचेगा और यहां से I2 बचेगा। तो I1 प्लस I2 यहां से प्रवाहित होगी। और I1 प्लस I2 क्या है? I1 प्लस I2 क्या है विद्यार्थियों? I है। तो इसमें से कितनी बहेगी? I प्रवाहित होगी। कितनी धारा बहेगी? I धारा प्रवाहित होगी। बताइए ये दूसरी स्थिति भी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? मुझे उम्मीद है आ गई होगी। दूसरी स्थिति क्या है कि जब बिंदु D का विभव अधिक, बिंदु B का विभव कम, तो धारा D से B की ओर, B से D की ओर प्रवाहित होगी, और धारामापी में दूसरी तरफ, पहले जिस तरफ विक्षेप आ रहा था उसकी विपरीत दिशा में, दूसरी तरफ पहले जैसे हमने दाईं ओर माना, तो अब की बार किधर आएगा? इस धारामापी में विक्षेप बाईं ओर, दूसरी तरफ विक्षेप आएगा। देखो इसको समझो एक बार कि जब B से D की ओर धारा बह रही थी तो उसमें दाईं ओर विक्षेप आ रहा था, D से B की ओर बह रही है तो बाईं ओर विक्षेप आएगा। एक दूसरे की विपरीत दिशा में विक्षेप आता है, प्राप्त होता है। क्लियर? अब देखो तीसरी और महत्वपूर्ण कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन है कि बिंदु B और D का विभव समान हो। बिंदु B और D का जो विभव है वो यदि एक समान होता है, दोनों का विभव क्या है? एक समान है, तो क्या आएगा? यहां से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य यदि विभवांतर 0 है, विभवांतर कितना है? 0 है, तो उन बिंदुओं के मध्य धारा का प्रवाह ही नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह ही नहीं होगा। तो यहां से धारा का प्रवाह नहीं होगा, सर्किट जुड़ा हुआ है बट धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर? यहां से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। यहां यदि जो धारा I3 हम लेकर चलते हैं उस I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब ये कंडीशन समझ में आ गई। धारा क्यों प्रवाहित नहीं हो रही? क्योंकि बिंदु B और D का विभव समान होता है, तो विभवांतर का मतलब विभव में अंतर, तो विभव में अंतर 0 हो गया, और विभव समान है तो विभवांतर 0 हो गया, और जब विभवांतर 0 है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो धारामापी में विक्षेप नहीं आएगा, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, और उस शून्य विक्षेप को हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहलाती है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति का अर्थ यह है कि धारामापी में से कोई धारा नहीं बह रही, धारामापी में शून्य विक्षेप है। तो देखिए तीसरी कंडीशन देखिए कि VB बराबर है VD के, तो धारामापी से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा? धारामापी में शून्य विक्षेप होगा, धारामापी में शून्य विक्षेप होगा। धारामापी में जो विक्षेप है वो 0 पर रहेगा, शून्य विक्षेप। ये जो स्थिति है वो धारामापी की संतुलन की स्थिति कहलाती है। यह स्थिति व्हीटस्टोन सेतु की, धारामापी की नहीं है विद्यार्थियों, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहलाती है। व्हीटस्टोन
सेतु की संतुलन की स्थिति कहलाती है। संतुलन की स्थिति कहलाती है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहलाती है। क्लियर? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति का मतलब है कि बिंदु B और D का विभव समान है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति का अर्थ यह है कि VB बराबर है VD के। VB बराबर है VD के। VB और VD दोनों क्या हैं? इक्वल है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, मिटा देता हूं। हम एक सूत्र यहां पर फाइंड आउट करेंगे, जिस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध फाइंड आउट करेंगे। और वो जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हम संतुलन की स्थिति से ही फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए, अज्ञात प्रतिरोध हम तभी निकाल पाएंगे जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होगा। कौन सी स्थिति में होगा? संतुलन की स्थिति में जब व्हीटस्टोन सेतु होगा तो ही हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल पाएंगे, तो ही हम अज्ञात प्रतिरोध फाइंड आउट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखिए तो यहां पर संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति क्या है? VB बराबर है VD के। बिंदु B और D का विभव समान है। संतुलन की स्थिति यही है कि धारामापी में विक्षेप नहीं आना चाहिए, धारामापी में शून्य विक्षेप होना चाहिए। धारामापी में शून्य विक्षेप तभी होगा जब उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। और धारा कब प्रवाहित नहीं होगी? जब बिंदु B और D का विभव एक समान हो। और जब दोनों का विभव एक समान है, वही हमने लिखा है VB बराबर है VD के। क्लियर? अब देखिए, इस इक्वेशन में आप ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसे लिख दूं, VB बराबर है हमारे पास में VD के। इसको हम दोनों तरफ से नेगेटिव साइन से गुणा कर लें। हमने नेगेटिव साइन से दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ ही VA जोड़ दिया। VA जोड़ दिया। VA का मतलब है बिंदु A का विभव। बिंदु A का विभव ये वाला बिंदु है और इसका विभव। तो देखो, इसका मतलब क्या है? बिंदु A और B के विभवों का अंतर। बिंदु A और B के विभवों का अंतर। तो बिंदु A और B के मध्य का विभवांतर हो गया। और विभवों का अंतर का मतलब क्या हुआ? विभव का अंतर, इट मीन्स विभवांतर। तो A और B के मध्य का विभवांतर। और विभवांतर क्या होता है? धारा इंटू प्रतिरोध। देखो, ओम का नियम क्या कहता है कि जो विभवांतर होता है किसी तार के सिरों का विभवांतर, वो उस तार में से बहने वाली धारा और उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है? तो ये भी क्या है? ये A और B के मध्य का विभवांतर है। A और B के मध्य का विभवांतर। तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, तो इस तार के अंदर से बहने वाली धारा और इसका प्रतिरोध, तो इसमें से बहने वाली धारा तो कितनी है? I1। और इसका प्रतिरोध कितना है? P। देखिए विद्यार्थियों, हम प्रतिरोध को किससे लिखते आए हैं? R से। बट हमने इसको कहां, इसमें किससे लिख दिया? P से। तो घबराना नहीं है, ये प्रतिरोध को हमने सिंबल दिया है P। क्लियर? तो ये P है यहां पर प्रतिरोध। तो विभवांतर बराबर क्या आ गया? A और B के मध्य का विभवांतर, तो A और B के मध्य बहने वाली धारा I1 और प्रतिरोध कितना है? P। तो I1P आ गया। I1P बराबर किसके होगा? A और D के मध्य का विभवांतर, ये A है, ये D है, और इन दोनों के बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना होगा? इसमें से बहने वाली धारा इंटू प्रतिरोध। तो बहने वाली धारा तो कितनी है? I2। और प्रतिरोध कितना है? R। बताइए विद्यार्थियों, ये जो इक्वेशन हमने दी है, इक्वेशन नंबर 1, आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यहां तक समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। यदि इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ जाती है तो बाद में आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे।
देखिए क्या है, पुनः हम संतुलन की स्थिति लेंगे। दोबारा हमने संतुलन की स्थिति ली है और वो क्या है, VB बराबर है VD के। अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों तरफ से VC घटा लेंगे। इसमें से भी VC घटा लिया और इसमें से भी हमने VC घटा लिया, क्योंकि दोनों तरफ से समान वैल्यू जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है। अब देखो तो इस पद का मतलब तो क्या है, बिंदु B और C के मध्य का विभवांतर। तो बिंदु B तो ये है, बिंदु C ये है, तो इन दोनों के मध्य का विभवांतर। और विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा इंटू में प्रतिरोध। तो यहां से धारा तो बह रही है I1 और इसका प्रतिरोध कितना है Q। तो VB माइनस VC किसके इक्वल आ गया, I1 Q के इक्वल आ गया। I1 Q के इक्वल आ चुका है। क्लियर। VD माइनस VC ये है बिंदु D, ये है C, इन दोनों के मध्य का विभवांतर। तो प्रतिरोध तो कितना है S, धारा कितनी बह रही है I2, तो ये आ गया I2 इंटू S और इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। बताइए समीकरण 1 और 2 समझ में आ गई क्या। 1 और 2 यदि आप लोगों को समझ में आ जाती है तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखिए समीकरण 1 और 2 आप लोगों को समझ में आ चुकी है, तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे। समीकरण 1 भाग 2 से, 1 भाग 2 से ये 1 है, तो I1 P अपॉन 2 का भाग लगा रहे हैं जो कि क्या है I1 Q बराबर होगी I2 R अपॉन I2 S। I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो इधर तो क्या रह गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया हमारे पास में P बट्टे में Q। क्लियर। यहां से I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, R बट्टे में S, R बट्टे में S। ये आ गया व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में संतुलन का प्रतिबंध। व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध आ गया है। इसको हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कहलाता है। संतुलन प्रतिबंध, संतुलन प्रतिबंध कहलाता है। और इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, जैसे ये P का मान हमें पता है, Q का मान हमें पता है, R का मान हमें पता है, तो इस S की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S बराबर क्या आ जाएगा, R अपॉन में P इंटू में Q। तो ये S तो इधर आ गया, P इधर आ गया, Q इधर चला गया। तो इन तीनों की वैल्यू रखकर हम इस अज्ञात प्रतिरोध, ये क्या है अज्ञात प्रतिरोध है, जिसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। अज्ञात प्रतिरोध का मान हम इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो ये आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, हम इस संतुलन के प्रतिबंध को दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो हम किरचॉफ के नियम की सहायता से लगाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब हम आपको किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध कैसे ज्ञात करते हैं ये बता रहे हैं। इसमें हम किरचॉफ का नियम अप्लाई कर देंगे कि देखिए संतुलन की स्थिति में इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती, तो मैं यहां पर क्लोज लूप ये ले लूंगा और क्लोज लूप ये ले लूंगा। ये हम 2 क्लोज लूप ले लेंगे तो 2 इक्वेशंस प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास में 2 ही अज्ञात राशियां हैं, I1 तथा I2। संतुलन की स्थिति में किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति के अंदर बंद पास कौन सा ले रहे हैं, बंद पास देखिए A B D A में किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय
नियम से। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से हमें क्या मिल जाएगा, बोलिए। किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होगा, यहां से हम चल रहे हैं तो यहां से किरचॉफ का नियम कहता है कि विभव पतनों का योग शून्य होता है। तो यहां से हम वोल्टेज ड्रॉप, तो इधर हम इस तरीके से घूम रहे हैं तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो I1 इंटू पी, I1 इंटू धारा इंटू प्रतिरोध, तो I1 इंटू पी। फिर देखिए बिंदु B और D तक कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब यदि धारा ही नहीं बह रही है, धारा का प्रवाह ही नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। फिर हम D से A तक चले तो धारा तो इधर बह रही है, जबकि जो हम हैं वो D से A की ओर चल रहे हैं। हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो हम यहां पर विभव पतन लेंगे नेगेटिव में। तो धारा तो कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है इस पर, R, तो I2 इंटू R, और इन सब विभव पतनों का योग कितना होगा, शून्य के इक्वल होगा। क्लियर। इससे हम क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू पी बराबर के दूसरी तरफ चला गया ये, तो I2 इंटू R, और इसको हमने दे दी फिर से इक्वेशन नंबर 1। बताइए समीकरण 1 आप लोगों को समझ में आ गई है। किरचॉफ के नियम से हमने पुट किया है, किरचॉफ के नियम की सहायता से हमने यहां पर इसको लिखा है। क्लियर। अब हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे बंद पास। कौन सा बंद पास लेंगे, डायग्राम को देखिए, चित्र अभी भी बना हुआ है। बंद पास लीजिए, बी सी डी बी में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से दूसरा नियम हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या आएगा, यहां से चल रहे हैं तो यहां से यहां तक चलेंगे तो बिंदु B और C के मध्य धारा बह रही I1 और रेजिस्टेंस है Q, तो I1 Q, क्योंकि धारा भी इधर बह रही है, हम भी इधर ही चल रहे हैं, तो I1 Q आ गया। फिर C से D तक तो धारा इधर जा रही है जबकि हम इधर आ रहे हैं, तो प्रतिरोध इंटू धारा, तो यहां पर धारा है I2, प्रतिरोध है S, और यहां पर कोई विभव पतन होता नहीं है क्योंकि इसमें से तो जो धारा है वो ही नहीं बह रही, धारा ही नहीं बह रही है, तो इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता। बिंदु B और D का विभव समान है, आप इन दोनों को एक ही जगह पर मान सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इन सब का योग किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, I1 Q बराबर I2 S, ये आ गया, और इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। वही आ गई है कंडीशंस समीकरण 1/2 से, 1/2 से, इसमें इसका भाग लगाइए, तो I1 P बट्टे में I1 Q बराबर आ चुका है I2 इंटू R अपॉन I2 इंटू S। यहां से I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P बाई Q बराबर आ चुका है R बाई S, और ये हमारे पास में आ चुका है व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध। व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन की स्थिति आ चुकी है। शून्य विक्षेप की स्थिति में P बट्टा Q बराबर होता है R बट्टा S के। अब इसको गौर करके देखिए, P बट्टा Q बराबर होता है R बट्टा S, मतलब कि यहां पर रेजिस्टेंस और यहां पर रेजिस्टेंस का जो अनुपात है वो यहां पर रेजिस्टेंस और यहां पर रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है। ये बराबर कब होगा, जब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। देखो इसका उल्टा भी सत्य है, इसका विपरीत भी सत्य है, कि यदि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, मतलब ये कंडीशन लागू होती है, तो धारा मापी में से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। देखो दोनों चीजें हैं कि यदि इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात होता है बराबर, तो यहां से धारा प्रवाहित नहीं होगी, और यदि यहां से धारा प्रवाहित नहीं होती तो इनका अनुपात से बराबर होगा। आ गई ना बात समझ में। देखिए हमने इसको किरचॉफ के नियम की सहायता से भी आपको बता दिया है। अब देखिए एक इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि
संतुलन की स्थिति में हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु है, वो संतुलन की स्थिति में है। और उस संतुलन की स्थिति में यदि हम इस बैटरी को और इस धारा मापी को अंतर बदल कर दें, अंतर बदल का मतलब है एक्सचेंज, इसके स्थान पर तो हम लगा दे बैटरी और बैटरी के स्थान पर लगा दे धारा मापी। देखो इस चित्र को देखना कि ये एक तरीके से बैटरी लग गई तो बैटरी और कुंजी एक साथ में, तो ये बैटरी और कुंजी इन दोनों के बीच में लग गई और इन दोनों के बीच में क्या लग गया, धारा मापी और कुंजी लग गई, धारा मापी और कुंजी। मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में तो लगा दे बैटरी और कुंजी, इन दोनों के बीच में लगा दे धारा मापी और कुंजी। तब क्या, देखो मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि बैटरी और धारा मापी को एक्सचेंज कर दे, एक्सचेंज को हम हिंदी में कहते हैं अंतर बदल, यदि इनको इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, तो क्या संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। देखो क्यों नहीं पड़ता, कि जैसे ही इसको यहां से जोड़ देंगे तब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात भी बराबर है। यहां से देख लीजिए आप कि P बट्टा Q बराबर है R बट्टा S के। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप लोग, तो P बट्टा R बराबर होता है Q बट्टे में S। देखो इंटरचेंज, यहां से इसके बीच में बैटरी लगा दी जाए, मतलब यहां पर धारा मापी और कुंजी लगा दी जाए, इसके बीच में बैटरी लगा दी जाए, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर? तो वो तो पहले से ही होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में यदि बैटरी और धारा मापी को इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि हाँ मैं इस पी का, मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इस पी का मान है 10 ओम, 10 ओम, क्यू का मान है, जैसे क्यू का मान है 2 ओम और इस आर का मान है 100 ओम। तो इस एस का मान कितना होगा? अज्ञात प्रतिरोध है। संतुलन की स्थिति में जब धारा मापी में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो एस का मान कितना होगा? तो एस का मान कैसे ज्ञात करोगे? देखिए एस का मान ज्ञात करने के लिए हम संतुलन की स्थिति को ही यूज में यहां पर लेंगे। मैं अब इनको मिटा देता हूं, कुछ चीजें हम और देख लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप सीखेंगे अब यहां से। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे कैसे सोल्व किया जाता है। वैसे तो इजी ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, फिर भी विशेष जो स्थितियां होती है उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखो दो, S की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि हमें P बराबर दे रखा है 10 ओम, Q बराबर दे रखा है 2 ओम, R बराबर 100 ओम और S की वैल्यू हमें पता नहीं है। संतुलन की स्थिति बता रखी है, तो P बट्टा Q बराबर होता है R बट्टा S के। तो S किसके बराबर आ जाएगा? R बट्टे में P इंटू में Q। R की वैल्यू कितनी? 100, Q का मान कितना? 2, P का मान कितना? 10। तो S की जो वैल्यू है वो आ गई है 20 ओम। S की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 ओम प्राप्त हो चुकी है। हमें कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई जो सर्किट है वो संतुलन की स्थिति में है या नहीं है, संतुलन की स्थिति में है या नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? चारों प्रतिरोध हमें दिए हुए होंगे, चारों रेजिस्टेंस हमें दिए हुए होंगे, तब पूछेगा कि भाई संतुलन में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये 7.5 है, इसकी वैल्यू है, जैसे हम कंसीडर कर ले यहाँ पर 50 ओम है। ये कितनी है? 50 ओम है। क्लियर? और जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में है 30 ओम और ये जैसे मान लीजिए कि S की जो वैल्यू है वो है 200 ओम, 200 ओम। तो क्या धारा मापी में विक्षेप आएगा? क्या धारा मापी में विक्षेप आएगा? तो यहां पर हमें क्या दे रखा है इस स्थिति में? देखिए
P बराबर हमें दे रखा है 7.5 ओम, Q बराबर हमें दे रखा है 50 ओम, R की वैल्यू हमें दे रखी है 30 ओम, S की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 200 ओम। हमें क्या पूछा है, क्या निकाय संतुलन की स्थिति में है? तो P बट्टा Q बराबर होता है यदि R बट्टा S के, तो संतुलन की स्थिति में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो P बट्टा Q निकाल लेते हैं। तो P बट्टा Q कितना आएगा? P की वैल्यू कितनी? 7.5, Q की वैल्यू कितनी? 50। यहां से पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया। इसमें कितना आ गया? 15 बट्टे में 100 आ गया, 15 बट्टे में 100। R बट्टा S भी देख लेते हैं। R का मान कितना है? 30, S का मान है 200। तो यहां से ये भी आ गया 15 बट्टे में 100, इसका आधा कर दिया 15, इसका आधा कर दिया 100। तो ये दोनों P बाई Q और R बाई S बराबर है। यदि बराबर नहीं होते तो नॉट इक्वल टू कर देते, बराबर है तो जो निकाय है, सर्किट है, वो संतुलन की स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। अब देखिए थोड़ा सा जो हार्ड क्वेश्चन होता है, हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से पूछा जाता है कि यहां पर 15 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहां पर एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं R। अज्ञात प्रतिरोध यहां लगा दिया अब की बार कि संतुलन की स्थिति में इस R का मान क्या होगा? संतुलन की स्थिति में इस R का मान क्या होगा? थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो संतुलन की स्थिति में P और बट्टा Q बराबर होगा R बट्टे में S। अब देखो इन दोनों का जो मान है वो है R, जैसे इसको मैं R डेस कह देता हूं, इन दोनों का जो मान है वो क्या है? R है। संतुलन की स्थिति में P बट्टा Q बराबर होता है R बट्टे में S। तो ये अगला क्वेश्चन आ गया, P बट्टा Q बराबर होता है R बट्टे में S के। अब देखो इस R की वैल्यू आ जाएगी कि यहां पर कितना, दोनों मिलाकर कितना रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा यहां पर। तो R का मान किसके बराबर आ गया? P बट्टे में Q इंटू में S। P का मान कितना है? 7.5, Q का मान कितना? 50, S का मान कितना? 200। तो ये यहां से कट गया और R का मान आ गया 30 ओम, जो हमने शुरू में ही लिया था, इस क्वेश्चन में लिया था R का मान 30 ओम, वो आ गया। बट यहां पर तो 30 ओम नहीं ले रखा, 15 ओम तो ले रखा है। उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक R डेस रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है। तो देखिए इन दोनों का जो परिणामी है R डेस और इस 15 का, वो है 30 ओम। तो 1 बट्टे में R बराबर आ जाएगा 1 बट्टे में, ये समांतर क्रम में है, तो इन दोनों का परिणामी 1 बट्टा R डेस बट्टे में 1 बट्टा 15, ये है 1 बट्टा R के बराबर। 1 बट्टा R की वैल्यू है 30, बराबर है 1 बट्टा R डेस, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो R डेस बराबर कितना आएगा? 1 बट्टे में 30 माइनस 1 बट्टे में 15, लघुत्तम हमारे पास में आ गया है 30। तो 30 में ये क्या हमने ठीक किया है? देखिए दोस्तों ये जो हमने वैल्यू ली है वो भी सही नहीं ली है। आप यहां पर चाहे कितना भी रेजिस्टेंस ले लें, कोई फर्क, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 45, तब ये क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा। तो मैं यहां पर 45 पुट कर देता हूं, तो उस कंडीशन में लघुत्तम आएंगे 90, 90 में यहां पर 3 बार में, यहां पर 2 बार में, तो 1 बट्टे में 90 आ गया। तो R डेस बराबर कितना आएगा? 90 ओम। दोस्तों जो हमने वैल्यू ली है उस कंडीशन में तो जो अनुपात है वो किसी हालत में ही बराबर नहीं हो रहा था, जब आप इसका 15 ओम ले लेते हैं तो मैंने यहां पर कितना कर दिया? 45 ओम कर दिया। फिर 45 ओम से R डेस की वैल्यू 90 ओम आएगी। जब ये 45 ये 90 होगा तब इन दोनों का मिलाकर कितना आएगा? 30 आएगा। और जब इसका मान 30 आएगा तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था व्हीटस्टोन सेतु, और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति हमने देखी। इसके साथ में इस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हमें पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।